नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार बिरंगे पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तैयारी भी आपकी शानदार जबरदस्त चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की, लेकिन अभी हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। कल हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ रहे थे और आज हम उन्हीं को कंप्लीट करेंगे और फिर आधे घंटे के बाद हम मौलिक कर्तव्य करेंगे। तो दोनों टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं या जो बच्चे बाद में भी देखते हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने नोट्स बनाते चलें। और जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि रिवीजन मस्ट है। पहली बार क्या, जो पहले भी पढ़ चुके हैं उनको भी रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मैं आप लोगों से रिवीजन करवाना चाहता हूँ, 5 मिनट का मैं टाइम लूँगा कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 है। आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। कहाँ से? स्पेन से लिए गए हैं। चलिए, इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य बनाना। इनका मतलब है कि राज्य को कल्याणकारी कैसे बनाया जाए, तो वो अनुच्छेद 38 और 39 में दिया हुआ है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। आगे बात करते हैं कुछ कथन की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे सर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कथन है, जैसे केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है। फिर जी ऑस्टिन ने कहा था कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। अंबेडकर ने कहा था कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। केसी व्हीलर ने कहा था कि डीपीएसपी लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, जबकि एलम सिंघवी ने कहा था कि संविधान के जीवनदायी प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। टीटी कृष्णाचारी ने कहा था कि डीपीएसपी भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अब बात ये आ गई थी, हमने 3 वर्गों में इन्हें बांट लिया था कि समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी, ठीक है। इनको हम लोगों ने 3 भागों में बांट लिया था कि सर ये 3 भागों में बांटा जाता है। आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या जल्दी जल्दी से बताइए, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? प्लीज प्लीज सभी साथी बताएं। हाँ जी, आवाज अभी मेरी आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है? जल्दी से आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे यहाँ से, ये भी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। 37 में लिखा है कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते, ये वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दे डू नॉट हैव डिबेटेबल, या दिस इज नॉट डिबेटेबल। आगे बात करते हैं, 38 में लिखा था कि राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात की गई थी। और कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा कि भैया सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उस प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिया जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। देखिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज को बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि सर समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे आगे बढ़ेगा, उसके बारे में प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 ए कहता है कि सभी को समान रूप से न्याय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 39 में क्या लिखा है? तो यहाँ पर तो प्रोमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग, कि भैया अनुच्छेद 39 कहता है कि सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। और बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, ये मैं 2 आर्टिकल्स में आपको समझा रहा हूँ। अनुच्छेद 39 की अगर मैं बात कर लूं, आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद 39 की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो आप मुझे बताइएगा कि सर इसमें क्या लिखा है कि सभी को समान रूप से न्याय एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था है। कि सर इक्वल जस्टिस टू ऑल एंड प्रोविजन फ्री लीगल एड टू इकोनॉमिकली वीक पर्संस। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, कमजोर व्यक्ति हैं, उनको कानूनी सहायता दी जाएगी और उन्हें समान रूप से न्याय दिया जाएगा। सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा। कानूनी सहायता उनको ही दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। आपने देखा होगा कोर्ट में वकील के लिए बोला जाता है कि साहब मैं बहुत गरीब हूं, मैं अपना वकील नहीं कर सकता, मैं अपना वकील हायर नहीं कर सकता हूं, तो मुझे मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए। तो कोर्ट जज साहब कहते हैं कि ठीक है, हम आपको सरकारी कोटे से एक वकील दिला देते हैं जो आपका केस लड़ेगा। यानी कि सरकारी वकील भी मिल जाता है, ठीक है, जो गरीब लोग होंगे उनको। चलिए, अब बात आती है, यहाँ पर हम बात करेंगे सर 39D में क्या लिखा हुआ है, 39 घ में क्या लिखा है। इसमें लिखा है स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रोविजन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड मैन फॉर मैन एंड वुमेन। देखिए, महिला या पुरुष किसी काम को अगर करते हैं तो उन्हें उस सेम काम के लिए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए। मान लीजिए किसी काम को राधा कर रही है, किसी काम को मोहन कर रहा है, और दोनों को अलग अलग वेतन यदि दिया जा रहा है, तो अनुच्छेद 39D का उल्लंघन है। अब क्या हम इसके उल्लंघन पर कोर्ट जा सकते हैं? अभी तो हमने 37 में पढ़ा था, अनुच्छेद 37 में पढ़ा था कि डीपीएसपी के उल्लंघन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अनुच्छेद 39D के उल्लंघन पर हम न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन वो कैसे जा सकते हैं, उसके लिए एक प्रावधान है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 39D के तहत हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल अनुच्छेद 39D को लेकर हम कोर्ट में कोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर आप लोग समझ गए होंगे।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर प्रोविजन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड मैन और वुमेन। तो यहाँ पर सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया अनुच्छेद 39 घ में लिखा है कि स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का में है कि सभी को समान न्याय, समान रूप से न्याय, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता। 39 में है सामाजिक आर्थिक रूप से राज्य को बढ़ावा। चलिए, हालांकि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा क्योंकि कल मैंने एडवांस में दे दी थी और मैंने बोला भी था कि ये पीडीएफ मैं आपको एडवांस में प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए बताइए क्या इतना आप लोगों ने लिखा। लिखने के बाद हम जरूर कर देना जी हमने लिख लिया। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करिए। अनुच्छेद 40 आएगा, यहां तक आप लोग इसको फटाफट से लिखिए। यहां तक फटाफट से आप लोग इसको लिखिए। आई होप यहां तक आपने लिख लिया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार होते हैं बेटा। चलिए, लिख लिया, आगे बात करते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां हम लोग बात करते हैं। चलिए सर, युद्ध हो चुका है, आगे क्या करना है? अरे हमारी आर्मी खड़ी हुई है, क्या हमें अपनी आर्मी पे इतना भरोसा नहीं है? इस देश में सबसे ज्यादा प्राउड अगर हम फील करते हैं तो हमारी आर्मी पे फील करते हैं। हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी तीनों सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दे रही है नापाक हरकतों को, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को। एयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इतना मजबूत है कि उसने कितनी मिसाइलें दागी लेकिन हमने सारे विफल कर दी, सबको हमने नैस्तो नाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। हालांकि कंडीशन पाकिस्तान की भी यही है कि मिट्टी में मिला दिया गया है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आप परेशान मत होना, आप लोग पढ़िए आराम से, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस रूल रेगुलेशन फॉलो करते रहिए, जो भैया एडवाइजरी जारी की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, उसको आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सर अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 40। और कभी कभी ऐसे भी पूछता है। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सर प्रेजेंट टाइम में सीएजी कौन है? के कृष्णमूर्ति, के कृष्णमूर्ति। ठीक है, सीएजी है के कृष्णमूर्ति। चलिए, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, उनकी जगह पर आ गए हैं के कृष्णमूर्ति। ठीक है, चलिए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अभी आप लोग समझिए मेरी बातें, कि सर प्रमोशन फॉर ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। कि सर ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सर ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। कि सर कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 41 के बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 में हम बात कर रहे हैं कि सर सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। अब बात करते हैं सर रोजगार। आप पढ़े लिखे हुए हैं 10वीं क्लास और आप चाहते हैं कि आपको ऑफिस में बैठने का काम मिल जाए, तो कैसे मिल जाएगा जी? आपको आपकी एजुकेशन के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। अब रोजगार की बात हो गई, यहां पर मनरेगा, नरेगा, जो ये प्रावधान है, ये किसके अनुसार हैं? तो आप मुझे बताएंगे सर, सभी समान नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। ऑल सिटीजन्स कैन गेट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। यानी कि आप लोग जानते हैं, के संजय मूर्ति, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। चलिए, हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल भैया, हम बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर आप बताइएगा कि सर जो मनरेगा है, नरेगा है, बहुत सारी जगहों पर वो अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। 43 में कैसे हो जाएगा? हाँ, 43 में उसकी जो पे है वो हो जाएगा कि भाई उनको एक मजदूर को निश्चित वेतन मिलेगा, वो उसमें जरूर कह सकते हैं। लेकिन रोजगार तो अनुच्छेद 41 के तहत ही मिल रहा है ना, कि भैया 365 दिन में से 100 दिन जो है रोजगार कम से कम उन्हें मिलेगा मनरेगा वालों को। तो वैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे, सुशील जी धन्यवाद, हम वैसे ही बात करेंगे कि सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। लेकिन ये राज्य का है, इसमें अगर नहीं मिल रहा है आपको तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके उल्लंघन पर कोर्ट चले जाओगे कि भाई मुझे रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि इसमें वैधानिक शक्तियां नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं जी अनुच्छेद 42 की। इसमें लिखा हुआ है कि कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, ऐसी व्यवस्था जहां पर मनुष्य अच्छे से काम कर पाए, ऐसी व्यवस्था जहां पर मनुष्य अच्छे से काम कर पाए, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? आप लोग मुझे क्या बताइएगा? आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पर आप लोग मुझे क्या बताइएगा? तो आप कहेंगे सर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, जैसे ऐसी स्थिति जहां पर आपको पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, साफ सफाई है, जहां पर आप काम कर सकते हो, ऐसी कंडीशन हो। मान लो जिस स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, बहुत गंदगी हो रही होती, बहुत गर्मी हो रही होती, तो क्या मैं क्लास ले पाता? नहीं ले पाता, मेरी सांस घुट जाती, मैं मर जाता। तो यहाँ पर भैया क्लास नहीं हो पाती। ठीक है, अखिलेश जी धन्यवाद। लो भैया, लो, तुम्हारी नजरें मेरी घड़ियों पे रहती हैं, लो हटा दी मैंने, अब तो ठीक है, अब ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमने बात कर ली, यहाँ पर हमने सारी चीजों की बात कर ली। हम बात कर रहे हैं सर कार्य करने की न्याय संगत मानवीय दशाएं, ऐसी स्थिति जहां पर मनुष्य काम कर सकता हो। मान लीजिए गंदगी होती, बदबू आ रही होती, गर्मी होती, आदमी वहां सांस भी ना ले पाए, हवा ना चले, तो क्या वहां पर काम होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, प्रसूति सहायता, मैटरनिटी हेल्प टू वुमेन, अगर महिला गर्भवती है, यदि महिला गर्भवती है तो उसे प्रसूति सहायता कैसे दी जाएगी? जैसे कि सरकारी संस्थान है, वो भैया 6 महीने की पेड लीव देते हैं, मतलब 6 महीने की लीव, आपको पैसा भी मिलेगा, आपकी सैलरी भी आपके अकाउंट में आएगी और आप घर पे भी भैया 6 महीने तक रह सकते हैं। उसको आप 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 6 महीने शायद हाफ पे हो जाती है। ठीक है, लेकिन 6 महीने तक आप लोग यहाँ पर अच्छे से सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये जैसे कि इन्हें 6 माह की छुट्टी मिलती है, कोई महिला यदि गर्भवती है, कोई महिला गर्भवती है तो उसको 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। मान लो कि कोई लड़की है, जॉब करती है,
ठीक है। और उसको अब बेबी होने वाला है, बच्चा होने वाला है, तो उसे भैया 6 महीने की छुट्टी मिल जाएंगी, लेकिन उसका वेतन पूरा आएगा। हाँ जी भैया, के संजय मूर्ति भारत के वर्तमान सीएजी, यही तो मैंने बताया, सीएजी का मतलब कैग होता है भैया, कैग होता है, कैग, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक माय डियर। चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया। आई होप सारी चीजों को हम बात कर रहे हैं, सारी चीजों को हम लोग बात कर रहे हैं अच्छे से। आप लोग बताइए, प्रसूति, प्रसूति मतलब है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता, गर्भ, गर्भ अगर महिला है, गर्भवती है, तो गर्भवती महिलाओं को क्या होगा, सहायता दी जाएगी। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को सहायता दी जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये सारी चीजों को आप लोग लिखिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को कौन से अनुच्छेद में प्रसूति सहायता मैटरनिटी हेल्प की बात की गई है। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 42। किसमें, अनुच्छेद 42। प्राइवेट जॉब में भी, सरकारी जॉब में भी, प्राइवेट जॉब में भी, लेकिन अब डिपेंड करता है कि प्राइवेट जॉब कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड है, कौन सी है, तो वो अलग थोड़े से रूल होते हैं उनके, वो डिपेंड करता है उन पर। हम ये ऐसे नहीं कह सकते कि प्राइवेट नौकरी वाले देंगे ही देंगे। हाँ, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में अधिकतर जो है पेड लीव मिलती है, 6 महीने की सैलरी जरूर मिलेगी, ये सारी चीजें आप समझ जाएं। चलिए, अब बात आ जाती है, यहां तक हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 में क्या लिखा हुआ है, 43 क्या कहता है, 43 में लिखा हुआ है कि भैया राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। आप कहेंगे इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट ऑल लेबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गेट फेयर वेजेस फॉर लिविंग। मतलब सभी मजदूरों को, सभी मजदूरों को जो कृषि और उद्योग में लगे हुए हैं, उन्हें उनका जीवन यापन करने के लिए, उन्हें उनका जीवन यापन करने के लिए क्या होना चाहिए, उचित मजदूरी मिल पाए। मान लो जैसे कि मैं मजदूर हूं, मैं मजदूरी कर रहा हूं, तो मुझे मेरी मजदूरी का कम से कम इतना पैसा तो मिल पाए जिससे मेरा 2 वक्त की रोटी मैं खा पाऊं। एक निश्चित वेतन जो सरकार ने, जैसे 280 285 रुपए गवर्नमेंट है कि एक दिन में इतना रुपया मिलेगा, लेकिन दिहाड़ी मजदूर जो कि 500 रुपए, कम से कम आजकल लेबर जो है 500 रुपए मिलती है ना, जो लेबर है वो 500 रुपए में आई थिंक है। गांव वगैरह की अगर मैं बात करूं, जो मेरे साइड की बात कर रहा हूं मैं, अपने साइड की, तो वहां पर शायद 500 रुपए मजदूर मिलता है और शायद 800 1000 रुपए में एक कारीगर मिल जाता है जो घर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सारी चीजों को अगर मैं समझाऊं तो भैया उन्हें क्या होगा कि उन्हें एक निश्चित वेतन दिया जाएगा, इतना वेतन उन्हें दिया जाए जिससे कि उनका जीवन यापन ठीक ठाक हो सके, चल सके। इट इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इंश्योर दैट ऑल लेबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गेट फेयर वेजेस फॉर लिविंग। चलिए, अब बात आती है अनुच्छेद 43 क की। 43 का कहता है कि जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, उन्हें औद्योगिक संस्थानों में प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए। मान लो कोई मैनेजमेंट है, वो रूल बना रहा है, तो वो ऐसे रूल बनाए ताकि मजदूरों का हित हो सके। ऐसे ना बनाए केवल फैक्ट्री का हित हो, केवल कंपनी का हित हो, तो उसमें लेबर यूनियन होती है। तो लेबर यूनियन के जो कुछ लोग होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं लेबर यूनियन के, वो औद्योगिक मामलों में भी भागीदार होते हैं कि भाई ऐसे कोई कानून, रूल, रेगुलेशन ना बने जिससे डीपीएसपी का भी उल्लंघन हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन हो। तो आप कहेंगे सर कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके। एम्प्लॉयज कैन बी मेड पार्टनर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस। कि सर ऐसे ऐसे सदस्य, ऐसे लोगों को जो मजदूर हैं, उन्हें उन्हें जो कंपनी में एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उन्हें कंपनी के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में भागीदार बनाया जाए। क्या बनाया जाए, भागीदार बनाया जाए। ठीक है, चलिए, पूछ लेगा सर ये बताइए कि कर्मचारियों को औद्योगिक औद्योगिक संस्थानों में प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके, ऐसी व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 43 क में की गई है। अनुच्छेद 32 को समाप्त किया गया, किसने कह दिया आपको समाप्त किया गया। ठीक है, किसने। आप उल्टे सीधे तो क्वेश्चन पूछते हो, फिर आप कहते हो हमारा नाम नहीं लेते, आप जान पूछ कर ये करते हो। अनुच्छेद 32 को कब समाप्त करवा दिया मैंने, कब समाप्त करवा दिया। चलिए, ये सारी चीजें हमने लिख ली है। चलिए चलिए लिख लीजिए आप लोग, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने पढ़ लिया, यहाँ हमने पढ़ा अनुच्छेद 43 ख, राज्य सहकारी समितियों का गठन। राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा 43 ख। 43 बी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात होगी, जैसे विशाल मार्ट हो गए, केबी मार्ट हो गए, अपना बाजार हुआ, सस्ता बाजार हुआ, बी मार्ट हुआ, इस प्रकार की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो अनुच्छेद 43 ख के तहत बनाई जाती हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ जी, चलिए लिख लीजिए आप लोग। अब एक बच्चा कह रहा है सर आपने 39 ख क्यों नहीं लिखा। भैया मैं सारे आर्टिकल लिखवा दूं, आप पढ़ लोगे। जो ये पढ़ा रहा हूं वो तो आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन जो मैं स्किप कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो मैं छोड़ रहा हूं, उसी पर आपकी घड़ी क्यों रुक जाती है, ये मुझे नहीं समझ में आता। ये मुझे नहीं समझ में आता कि जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग उनको क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो। आप लोग उन्हीं को क्यों देखते हो कि जो मैंने छोड़ा होगा, मैंने कुछ सोच समझ के छोड़ा होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। कौन से एग्जाम में 39 ख पूछा गया आपके यूपी में, कहीं नहीं पूछा गया। मैं क्यों पढ़ाऊं भैया, मैं यूपी पढ़ा रहा हूँ ना आपको, यूपी कांस्टेबल पढ़ा रहा हूँ, एसआई तक पढ़ा रहा हूँ, किसी में कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, 43 ख से बहुत ज्यादा आता है, 43 क से बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत शानदार। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, 43 ख से बहुत ज्यादा आता है, 43 क से बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया।
हाँ जी, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं, ये सारी पॉइंट लिख लिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। 43 में लिखा है राज्य का कर्तव्य है कि वे कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। 43 ख का कहता है कि कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके। 43 ख कहता है कि राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा, राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। नेहा देवी जी धन्यवाद। हाँ जी, तो संपत्ति के अधिकार को 300 में क्यों ट्रांसफर किया गया? अटके रहो बेटा, वहीं अटके रहो। चलिए, कभी क्वेश्चन पूछा है आपसे ऐसा? कभी किसी एग्जाम में आया कि भाई क्यों ट्रांसफर किया गया, कारण बताइए? आप यूपीएससी थोड़ी पढ़ रहे हो जो कारण लिखोगे वहां। देखिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए, ये समय व्यर्थ गवाने का नहीं है, ये समय है इस समय को अच्छे से पढ़ने का। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है जी, ये बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कि सर अनुच्छेद 44 क्या कहता है। अनुच्छेद 44 में कहते हैं। ठीक है जी, ये बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कि सर अनुच्छेद 44 क्या कहता है। अनुच्छेद 44 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता क्या होती है? समान नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत में सभी धर्म समान है, भारत में सभी धर्म समान है, सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार है। लड़का लड़की यदि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, आजकल तो कल्चर है, यदि लड़का लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं बिफोर द मैरिज, शादी से पहले, अगर उन्हें कोई बच्चा होता है तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को उस लड़के का जायज बच्चा माना जाएगा और उस बच्चे को उस लड़के की प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। मान लीजिए कोई ए नाम की लड़की है, बी नाम का लड़का है, दोनों एक साथ रहते हैं, और सी शादी से पहले अगर उन्हें कोई बच्चा होता है तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को उस लड़के का जायज बच्चा माना जाएगा और उस बच्चे को उस लड़के की प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। मान लीजिए कोई ए नाम की लड़की है, बी नाम का लड़का है, दोनों एक साथ रहते हैं, और सी नाम का कोई बच्चा उन्हें होता है, तो सी बच्चे को बी की प्रॉपर्टी में पूरा पूरा अधिकार होगा। ये नागरिक संहिता कहती है, सिविल नागरिक संहिता कहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। जिस आधार पर पति तलाक ले सकता है उसी आधार पर पत्नी भी तलाक ले सकती है, ये भी सिविल यूनिफॉर्म कोड कहता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि सर इसको पहला राज्य कौन सा था जिसने लागू किया था? फर्स्ट राज्य। आप कहेंगे सर पहला राज्य जिसने इसको लागू किया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी गोवा। लेकिन गोवा ने तो आजादी से पहले ही लागू कर दिया था, गोवा द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, लागू किया गया था, लेकिन ये तो आजादी से पहले ही लागू कर चुका है। आजादी के बाद पहला राज्य कौन सा बना है? आप कहेंगे आजादी के बाद पहला राज्य जिसने इसको लागू किया, तो आप कहेंगे सर यूके, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया। ठीक है, आप यहां पर कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा, लेकिन वो आजादी से पहले ही लागू कर चुका था। आजादी के बाद लागू किया है भैया उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था, देखरेख, शिक्षा का अधिकार। बाल अवस्था, देखरेख और शिक्षा का अधिकार यहां पर है। बात ये हो गई कि सर ये बताइए, जैसे पहले शिक्षा का अधिकार इसमें था, लेकिन अब उसे यहां से हटाकर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21A में जोड़ दिया, तो इसमें क्या रह गया? इसमें रह गया जो 6 साल से कम आयु के बच्चे, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखें। चलिए बहुत बढ़िया कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया कि राइट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। अनुच्छेद 46 में क्या लिखा है? 46 कहता है कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एससी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, इसे बोलते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। चलिए बहुत बढ़िया। अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान, कि सर एससी एसटी के आर्थिक व शैक्षणिक विकास का प्रावधान अनुच्छेद 46 में दिया गया। किसमें? 46 में। सर मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए? रूस से लिए पंकज। यहां तक आपने पढ़ा? बताइए किसी को कोई दिक्कत अगर यहां तक है? चलिए पंजीरी दी जाती है देखिए आंगनवाड़ी केंद्र में जो है चना, दलिया, हलवा, इस तरीके का खाना दिया जाता है। ठीक है,
ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने लिखा कि प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ SC ST, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ठीक है, उनको शैक्षणिक व्यवस्था की गई है, उन्हें आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कुछ प्रावधान, स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, यूके में 2024 में लागू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लें अच्छे से, मेहनत कर लें, ये मेहनत जरूरी है और ये मेहनत आपको आगे लेकर जाएगी। सर पीओके हमारा कब होगा? अरे बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी पीओके हमारा हो जाएगा। देखा नहीं भारत ने क्या बैंड बजाई है ना? पहले तो देखो सीधे लोग जो होते हैं ना वो ये कहते हैं कि पहले तो किसी से बोलो मत, अगर सीधे लोगों से बोल गए तो फिर वो बहुत बुरा हाल करते हैं। आपने देखा होगा पहले तो किसी को गुस्सा नहीं आता और गुस्सा आता तो खतरनाक आता है। ऐसे ही भारत है, भारत किसी से अपने आप से तो लड़ता नहीं, और जब फिर कोई लड़ जाता है तो फिर भारत उसे छोड़ता नहीं। वही हालत करेगा भारत पाकिस्तान का। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं कि सर 44 में समान नागरिक संहिता, 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देखरेख, प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा। अब बात आती है 46 में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की व्यवस्था। अब बात आ जाती है सर, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 47 क्या कहता है? नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार, पोषण स्तर में सुधार। कि भैया देखिएगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं पोषण स्तर में सुधार, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर दारू पर प्रतिबंध। बिहार की अगर मैं बात कर लूँ तो बिहार में दारू पर प्रतिबंध लगा, ये राज्य का अधिकार है, राज्य सूची का विषय, राज्य चाहे तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 47 कहता है कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, रोक, ठीक है, और पोषण स्तर में सुधार। चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाला दलिया हो, कि 0 से 6 साल के बच्चों को, जैसे आप जानते होंगे कि 0 से 6 साल, जो 6 साल का बच्चा है, दिख रहा है आपको, 6 साल के बच्चों को क्या दिया जाता है? आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को भैया दलिया मिलता है। क्या मिलता है? दलिया दिया जाता है, दलिया। चने दिए जाते हैं, चने। ये क्यों मिलते हैं? ताकि उनमें पोषण जो है और अच्छे से मिल पाए, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, पोषण स्तर में सुधार। ये कौन सी व्यवस्था है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 47। चलिए अब बात यहाँ पर ये है, तो आप मुझे बताइएगा कि अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कि कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स। देखिए इसी में क्या लिखा है, आप देखते होंगे सर, गौवंश की हत्या पर रोक। कौन से आर्टिकल में? गौवंश की हत्या पर रोक किस में आता है? ये आता है अनुच्छेद 48 में। गौवंश की हत्या पर रोक किस में आता है? अनुच्छेद 48 में आता है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 48 में। सर बिहार में डेली मिलता है दारू। देखिए अब मिलने को तो हर चीज़ हर जगह मिलती है, लेकिन ऑफिशियल तो रोक लगी हुई है बिहार में, चलिए तो आप कहेंगे गौवंश पर हत्या पर रोक कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 48। बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यूपी का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि गौवंश की हत्या पर रोक कौन से आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 48 में। किसमें? अनुच्छेद 48 में। यूपी में रेड अलर्ट जारी हो गया है। अच्छा, मैं अभी तो मुझे पता नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक 12 बजे तक तो नहीं था। हाँ, केवल गाजियाबाद का जो हिंडन एयरपोर्ट है वहाँ पर प्रतिबंध, वहाँ पर रेड अलर्ट है, क्योंकि जो हमारी जो धरोहर हैं, जो हमारी सैन्य अड्डे हैं, जो हमारे हेडक्वार्टर है, वहाँ पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया जी। आगे बात करते हैं जी। यहाँ पर बात आ जाती है 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। सारी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक हम लोगों ने भैया बात कर ली। आगे बात होगी सर राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। अब जैसे अभी रक्षा हो रही है, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, सिक्योरिटी बढ़ा दी है, इंडिया गेट है। कल इंडिया गेट को जो है देर रात में खाली कराया गया था कि भाई यहाँ पर मत रुको, क्योंकि जब भी कोई शत्रु देश अटैक करता है ना तो ऐसी विरासतों पर ही अटैक ज्यादा कर देता है। रेड अलर्ट का मतलब होता है खतरा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। कोई बात नहीं मेरी बहन काजल, टेंशन मत लो, कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे वीर बहादुर लगे हुए हैं उसको खत्म करने में। चलिए तो हमने यहाँ पर बात कर ली प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की, जो ऐसी राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारकें हैं, जैसे कि अक्षयधाम है, इंडिया गेट है, लाल किला है, मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इनको भैया क्या किया जाएगा? सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपने देखा होगा CISF खड़ी रहती है यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए। चलिए सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, नोट डाउन करिएगा। मौलिक कर्तव्य भी अभी हमें पढ़ने हैं। चलिए इसको आप लोग जल्दी से लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ तो कर दिया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जी अनुच्छेद 50। बहुत बढ़िया, यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं सारी चीजों को लेकर कि सर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। आप कहेंगे सर सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, सेपरेशन
सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। देखिए, कार्यपालिका का काम अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है, दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। आगरा तो भैया, आगरा तो मोस्ट वांटेड है। आगरा तो आर्मी बेस है ना, वहाँ पे आर्मी कैंप है, इसलिए आगरा को जो है पहले पाकिस्तान टारगेट करेगा। पाकिस्तान भैया हमारे जालंधर को, आगरा को, ऐसे ऐसे जहाँ पर आर्मी कैंप है, बरेली को, ठीक है, मुरादाबाद को, इन सब पे बहुत ज़्यादा उसका वो रहता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निर्देशक तत्व, कि भैया अंतर्राष्ट्रीय शांति है, विदेशी सुरक्षा, ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक। इसके बाद हम बात करेंगे आज मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य की जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उसी को करा रहा हूँ हिमांशु। ऐसे तो मैं बहुत खंड है इनके, मैं सारे पढ़ाने लग जाऊंगा, बड़ा दिक्कत होगी। अनुच्छेद 39 में काफी सारे क्लोज हैं, तो मैं सारे क्लोज अगर पढ़ाऊंगा दिक्कत होगी। मैंने केवल 2 क्लोज पढ़ाए हैं, ठीक है, 2 क्लोज पढ़ाए हैं। चलिए ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। हाँ जी, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा यहाँ तक। आगे बात कर लें, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब आ जाता है जी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य, ये मान के चलना कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि सर भाग 4A में है और 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से, रसिया से। यानी कि अगर मैं ये बात करूँ, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। आप कह सकते हैं सर ओरिजिनल संविधान में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है जी, क्या नहीं थे? मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है जी, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। चलिए आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़ा गया है, बाद में इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है, बाद में 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम, आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है, द्वारा जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख लें कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में थे नहीं, इन्हें हमने बाद में जोड़ लिया, इन्हें हमने बाद में जोड़ लिया। अब आप कहेंगे सर सिफारिश की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बनी थी, जिसमें भैया सरदार स्वर्ण सिंह थे और इनके साथ 13 सदस्य और थे, जिन्होंने ये सिफारिश की थी कि भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। क्या किया जाए? भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। PV यादव कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे है, तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आ गई, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि सर मौलिक कर्तव्य, 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि केवल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। ठीक है जी, अब बात यहाँ पर है कि 10वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ तक हम लोग बात करेंगे। अच्छा, अंकित सर ने बिल्कुल, तो मैं क्लास में हूँ ना बेटा, मैं 12 बजे से लगातार क्लास में हूँ, तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, मुझे पता नहीं है रेड अलर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी बताओ, मैं क्लास में पढ़ाते हुए कैसे देख पाऊंगा कोई भी न्यूज़? सर ने अगर बोला है तो बिल्कुल है भाई, बिल्कुल होगा। है, अच्छा लाइव हैं, देखो हाँ सर लाइव हैं बिल्कुल। फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, देखिए आप कहेंगे सर सिफारिश रिकमेंड कितना किया गया था? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन थी। जोड़े कितने गए थे? 10। जोड़े कितने गए थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। वर्तमान में कितने हैं जी? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। अंजलि सिंह धन्यवाद। चलिए अगर हम बात करते हैं, अरे कहीं अटैक नहीं होगा, क्यों परेशान है? कहीं अटैक नहीं होगा, हमारी सेनाएं खड़ी है ना, हमारी सेनाएं खड़ी है ना, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों सेनाएं हमारी खड़ी हुई हैं, हमारे अर्धसैनिक बल हमारे लगे हुए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता क्यों है? चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर ये एग्जाम जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको लिखिएगा, फटाफट से इसको खत्म करेंगे कि मौलिक कर्तव्य भैया भाग 4A में है, 51A में जोड़े गए हैं, रूस के संविधान से लिए हैं। पहले ये मौलिक मूल संविधान में नहीं थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? लघु संविधान, या भैया इसे क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं सर इसे लघु संविधान, लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये बताएं कि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल है 51A के, 51A में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 51A में इसको जोड़ा गया है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे, ये चीज़ें भी हमने पढ़ ली थी, इसको भी आप लोग नोट्स है। अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल जैसे कि BSF है, CISF है, SSB है, SSF है, ठीक है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी बिल्कुल, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ये भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। मैं हट गया हूँ भैया, मैं साइड हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार।
बहुत बढ़िया। यहाँ तक आप लोग लिख चुके होंगे। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम आते हैं मौलिक कर्तव्यों पर कि सर मौलिक कर्तव्य जैसे कि 51 ए में क्या लिखा है? 51 ए में लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना। रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फॉलोड। हमारे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा है तिरंगा। ये हमारा क्या है? आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये हमारा तिरंगा है और तिरंगे में जो ये ब्लू कलर है, ये जो ब्लू कलर है, ये किसका? प्रगति का, क्योंकि इसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 स्पोक्स हैं, तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? स्पोक्स हैं, तीलियां। और ये किसका प्रतीक है? निरंतर गति का। आप कहेंगे सर निरंतर, निरंतर गति का, निरंतर गति, प्रगति का। जो ये केसरिया सैफ्रॉन रंग है, ये बलिदान का और साहस का कल रंग है। ये जो केसरिया सैफ्रॉन है, ये बलिदान और साहस का रंग है। जो ये सफेद रंग है, व्हाइट कलर, ये शांति का है। और ये जो ग्रीन कलर, ये समृद्धि का प्रतीक है। किसका? समृद्धि का प्रतीक है। चलिए, ये आप लोग लिखने के चक्कर में मत पड़ना, ये पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएगी, इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ऐसे ही इसके आप पीडीएफ भी निकाल लेना। अनुच्छेद 51 ए में लिखा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। और इसका जो रेशियो है वो 3:2 है। 3 ऐसे जो है ये 3 है और ये ऐसे जो है ये 2 है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 3:2 कि सर कितना रेशियो है हमारे फ्लैग का? आप कहेंगे 3:2 कितना है जी? 3:2 है, 3:2। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका सही क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से लिखिएगा। बहुत बढ़िया, यस, ये जज्बा चाहिए दुबे जी, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं हम डरते नहीं हैं इन पाकिस्तानियों से, हम जज्बा रखते हैं अपने देश की सरहद पर खड़े होने का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग बताइए, आप लोग भैया यहाँ पर देखिएगा कि सर ये जो है अनुच्छेद 51 ए बी, 51 ए बी में लिखा हुआ है कि सर स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान करना, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए, जिन्होंने हमारे लिए अपने बलिदान को बलिदान दे दिया, जो अपना हमारे लिए शहीद हो गए। जैसे हमारे कुछ वीर जवान शहीद हुए हैं, तो वो हमारी रक्षा के लिए तो शहीद हुए, उनका भी तो अपना परिवार है, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, उनके भी तो माँ बाप हैं, उनके भी भाई बहन हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है। तो अपने देश के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्या हम भूल पाएंगे उनकी इस कुर्बानियों को? नहीं भूल पाएंगे। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उपदेश मानने चाहिए। ठीक है जी, चलिए बात आएगी सर अनुच्छेद 51 ए सी। ये कहता है कि भारत की एकता, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। भारत की एकता की रक्षा की बात आए, हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। भारत की अखंडता की बात आए, हमें साथ होना चाहिए। संप्रभुता की बात आए, हमें एक साथ होना चाहिए, हमें एक साथ होना चाहिए। ठीक है, आगे है 51 AD। ये कहता है कि देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहना, जब भी जरूरत पड़े देश की रक्षा के लिए। चलिए समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग बात आएंगे करेंगे देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहना, हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। शुड बी रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। ठीक है, जब भी देश को जरूरत पड़े हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। 51 AE कहता है कि भारत की राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना, महिलाओं का आदर करना। हमें हमारी बहनों का, हमारी माताओं का सम्मान करना चाहिए। भारत की राष्ट्रीयता और भ्रातृत्व की, भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, ये पढ़ना प्लीज। 51 AD क्या कहता है, 51 AE क्या कहता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भैया ऐसे पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोग फटाफट से लिख लीजिएगा। हालांकि हालांकि ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो यहीं से आप इसका जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं कि सर 51 AF कहता है कि देश की संस्कृति को बढ़ाना। आजकल हम वेस्टर्न कल्चर पर आ गए हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो संस्कृति है, हम उसे भूल चुके हैं। तो अनुच्छेद 51 AF कहता है कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। हम हिंदी बोलने पे डरते हैं, हमें शर्म लगती है। हम बाहर कहीं जाते हैं तो एक्सक्यूज मी भैया हटिए, ऐसे तो बोलते हैं ना, एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी भैया हटिए। हम प्यार से नहीं कहते भैया प्लीज हट जाइए, भैया कृपया करके हट जाइए, नहीं, हम वहां पर इंग्लिश झाड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे सर, यहाँ पर हम बात करेंगे उन 51 AG के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। चलिए मुझे बता दीजिए जल्दी से कि सर हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे कि सर 51 AG जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से नोट करिए। आगे बात आ जाती है, आगे बात आ जाती है कि भैया यहाँ पर आर्टिकल 51H है, जो कहता है कि वैज्ञानिक भावना जगाने की इच्छा का विकास करना चाहिए। ठीक है, जो साइंस ने, वैज्ञानिकों ने जो भैया जो चीज़ें बनाई है, जैसे कि हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो रक्षा सिस्टम है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति जी ने, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया है, अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया, तो आप मुझे क्या जानते ही होंगे, अग्नि, अग्नि मिसाइलें उन्होंने बनाई थी। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 5। अग्नि 5 की जो रेंज है ना, वो 5000 किलोमीटर है। भारत दिल्ली से अगर वो मिसाइल छोड़ेगा ना, तो दिल्ली के 5000 किलोमीटर तक के एरिया को वो कवर कर सकती है। ठीक है, 5000 किलोमीटर रेंज है उसकी, वहां जाकर वो मार सकती है। ठीक है, चलिए
बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं 51 एआई क्या कहता है 51 एआई सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। मान लो जैसे कि पब्लिक पार्क में आप घूम रहे थे, वहाँ पर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहा है, कोई बेंच तोड़ रहा है, पेड़ तोड़ रहा है, तो आप उसे समझाएँगे, ना कि आप उसे मारने लग जाएँगे कि तूने ऐसा क्यों किया? आप समझाएँगे, ना माने तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं बस, ठीक है? हिंसा से आप दूर रहेंगे। अनुच्छेद 51 एजे क्या कहता है? जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, आप हमेशा अपने आप को बढ़ाते रहना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीज़ें आप नो नोट कर लें, एक और बचा है बस, एक और बचा है 51, 51 ए के बचा हुआ है बस, बाकी तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना? चलिए, आगे बात करते हैं, ये लास्ट है कि सर 51 ए के कहता है कि माता-पिता या ब अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है। 6 साल से 14 साल के बच्चों को भैया शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोग हम पढ़ सकते हैं। इसी को आप लोग पढ़ेंगे। पाकिस्तान किस कहाँ पर है? भैया ऐसे करके ना मैं बता देता हूँ एक बार, यहाँ पर ये हमारा ऐसे करके जो मैप बना हुआ है ना, यहाँ पाकिस्तान है। ठीक है? यहाँ पर पाकिस्तान है। जम्मू-कश्मीर के इधर, इधर पाकिस्तान है। ठीक है? तो आप कह सकते हैं सर उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान है। चलिए कहाँ पर? उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान है। चलिए तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग भैया लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ तक आप लोग इनको सबको नोट करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग कल और 4 बजे यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट होता है बिहार पुलिस में, आप लोग उसमें भी आ सकते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।